हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप की वर्मा। हम लोग कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 1 हम शुरू किया था हम लोगों ने, और जिसके अंदर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का फर्स्ट पार्ट कवर अप किया है। और उस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बात करी थी 1773 से लेकर आपके 1853 तक के जितने भी एक्ट्स थे, ठीक है, चाहे वो चार्टर्ड एक्ट हैं या फिर आपके बेसिकली इसमें हमने चार्टर्ड एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को डिस्कस किया था। और अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, जो कि है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेकंड पार्ट। इसके अंदर अब देखिए यहाँ पर जो 53 का एक्ट था ना, यहाँ पर क्या हुआ, 53 के बाद आपका 1857 के अंदर जो है 1857 का रिवोल्ट हो जाता है आपको, ठीक है। और इस रिवोल्ट के बाद जो नेक्स्ट आपका एक्ट आता है बेसिकली वो कहलाता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो वहाँ से अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1857 हुआ। उसके बाद जो है अगले साल ये एक्ट लाया गया। इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए, अभी हमारे पास तीसरी स्टेज आ गई। सबसे पहले था हमारे पास गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल शॉर्ट में लिखता हूँ मैं इसे, वो बना आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिर बना आपका, क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। अब जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये बन जाता है वॉइस रॉय, ठीक है। तो देखिए, पोस्ट का नाम बेसिकली काम तो वही है, काम तो वही काम कर रहा है, मतलब जो व्यक्ति वहाँ पर बैठा होगा इस पोस्ट के ऊपर वो काम तो वही करेगा जो ये सभी कर रहे थे इन पोस्ट वाले। बट पोस्ट का जो नाम है, नेम चेंजिंग का जो ट्रेडिशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन रहा है वॉइस रॉय, ठीक है। अब यहाँ पर जो वॉइस रॉय है, यहाँ पर जो ये वॉइस रॉय है, वॉइस रॉय जो होता है ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है कहाँ का, ब्रिटिश क्राउन का। देखिए, एक टाइमलाइन है आपकी, ये है टाइमलाइन 1857 की। 1857 से पहले यहाँ पर जो राज चल रहा था भारत के अंदर वो चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ राज कर रही थी। अब 1857 का जब विद्रोह होता है तब से लेके आपका 1947 तक, मतलब ये 90 साल का जो समय काल है लगभग, ठीक है, 90 ईयर्स का जो ये टाइम पीरियड रहा है। इस टाइम पीरियड पर भारत में जो एग्जैक्टली राज रहा है वो रहा है ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। यहाँ पर रहा है ब्रिटिश क्राउन, क्राउन का राज रहा है, मतलब जो वहाँ पर लंदन के अंदर जो किंग या क्वीन जो भी बैठा हुआ है उसका डायरेक्टली यहाँ पर राज चल रहा है, ठीक है। और उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता था वॉइस रॉय, ठीक है। यहाँ पर चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो कमान है, चाहे वो व्यापार की हो चाहे प्रशासन चलाने की हो, वो क्राउन ने अपने हाथों में ले ली। कहा कि भाई अब तुमसे संभल नहीं रहा है, अब हम आ रहे हैं, हम संभालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है, एक पद होता है बनाया जाता। देखिए, वॉइस रॉय हुआ, अभी हम बात करेंगे। देखिए 1919 का एक्ट और एक 1909 का एक्ट, वहाँ पर दो नाम आपको साथ में देखने को मिलते हैं। अभी हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर दो पद बनाए गए बेसिकली, एक तो वाइस रॉय का पद बन गया और दूसरा बना सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का, जिसके अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके साथ में 15 मेंबर्स होंगे उसकी काउंसिल में। मतलब एक पद बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके साथ में कितने लोग होंगे, 15 लोग होंगे उसकी काउंसिल के अंदर, और जो असिस्ट करेंगे बेसिकली उसको, ठीक है। किसमें असिस्ट करेंगे, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, भारत का प्रशासन चलाने के अंदर उसमें सहायता करेंगे वो 15 लोग। किसकी मदद करेंगे, ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की। और जो कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है पर्सन, वो कौन होगा, ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर होता है बेसिकली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करके फिर से आपको समझाता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हुआ, एक तो पद बनाया गया वॉइस रॉय, दूसरा पद बनाया गया आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब ये सेक्रेटरी ऑफ द, इसको SOS शॉर्ट में लिखा मैंने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसके साथ में कितने लोग हैं, 15 लोगों की एक टीम बनाई गई। ये भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल रहे हैं, मतलब 15 लोग जो है ये इसकी मदद कर रहे हैं कि भारत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन का काम है, उसको संभालने का, ठीक। अब ये जो व्यक्ति है, देखिए, रिप्रेजेंटेशन वॉइस रॉय कर रहा है ब्रिटिश क्राउन का, बट ब्रिटिश क्राउन तो कर रहा है, बट साथ में जो SOS है ये आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये मेंबर है किसका, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। जो ये लंदन के अंदर पार्लियामेंट है ना, ब्रिटिश के पार्लियामेंट, वहाँ का एक मेंबर है।
उस मेंबर को भारत भेजा गया क्या बनाकर, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनाकर। ठीक है, ये एक यहाँ पर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है 1858 के एक्ट के तहत। ठीक है, अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, एसओएस, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, या सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहें, क्योंकि देखिए कई बार होता है ना कि लंबा वर्ड होता है तो उसको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो एसओएस आप याद कर सकते हो सिंपली। एसओएस क्या है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये बनता है कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द भारत की सरकार और ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए लंदन यहाँ है, इंडिया यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में, मतलब दिस इज ब्रिटेन, दिस इज इंडिया, इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम कौन कर रहा है, एसओएस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ होती है इस एक्ट के दौरान, यहाँ पर जो अबॉलिश कर दिया जाता है डबल गवर्नमेंट सिस्टम जो था, डबल गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लाया गया। डबल गवर्नमेंट क्या थी, यहाँ पर क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट में दो चीज़ें हुई थी, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी लिख देता हूँ मैं से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शंस जो भारत के अंदर थे उनको मैनेज कर रहे थे। मतलब बेसिकली एक तरीके की डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसको इस एक्ट के दौरान खत्म कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वॉइसरॉय बने। ठीक है, जब वॉइसरॉय का पद क्रिएट किया गया 1858 के अंदर, तब यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग जो है वो पहले वॉइसरॉय बने। हमने बात कर ली 1858 के एक्ट की। उसके बाद, उसके 2 साल बाद, लगभग 3 साल बाद कह लीजिए, 1856 के अंदर, सॉरी नॉट 56, 1861, ठीक है, सॉरी वो मैं गलत बोल गया, 1861 के अंदर एक और एक्ट आता है जिसे कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इससे पहले क्या था, वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब ये आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आपको जैसे याद होगा कि 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट था, वहाँ पर जो बॉम्बे और मद्रास, इनकी जो पावर थी वो किसके पास चली गई थी, जो आपका बंगाल का गवर्नर था उसके अधीन हो गए थे। यहाँ पर क्या हो गई कि जो बॉम्बे और मद्रास की जो पावर्स है वो वापस उनको दे दी गई। मतलब जो पावर रिस्टोरिंग का काम हुआ वो आपका 1861 के अंदर हुआ। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि बॉम्बे और मद्रास की जो पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर, वो वापस उनको मिली 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। ठीक है, और ले ली कब गई थी वापस, मतलब उसे छीन ली गई थी 1833 के एक्ट के दौरान। ठीक है, लगभग ये 32 साल के बाद, 30 साल के बाद, मोटा मोटा आप कह लीजिए 30 या 28 साल के बाद लगभग इनको वापस पावर मिलती है। फिर क्या होता है, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है उसको एक राइट टू एक्सरसाइज, देखिए जो गवर्नर जनरल होगा ना, बेसिकली गवर्नर जनरल यहाँ पर क्या है, हम वॉइस रॉय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके पास एक एक्सक्लूसिवली एक वीटो पावर होती है। ठीक है, वीटो पावर किस चीज़ की, इशू करने की ऑर्डिनेंस। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में राष्ट्रपति या गवर्नर के पास एक अधिकार होता है कि वो जब सदन या आपका पार्लियामेंट या आपका जो स्टेट लेजिस्लेशन है वो सेशन में ना हो, तो उस टाइम पर क्या हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, और वो ऑर्डिनेंस जो है वो अगले 6 महीने तक के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो एक एब्सोल्यूट वीटो पावर जो है वो गवर्नर जनरल के पास यहाँ पर देखने को मिलती है। पहली बार भारत के अंदर, मतलब फर्स्ट टाइम इन इंडिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी ना वॉइसरॉय की, देखिए यहाँ पर 2 टाइप की काउंसिल आपको मिलेंगी। एक एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की काउंसिल, जिसके अंदर 15 मेंबर थे, राइट। एक होगी वॉइसरॉय की काउंसिल। भाई देखिए 2 पद बनाए हैं, ठीक है, तो वॉइसरॉय भी तो कुछ काम करेगा ना, ऐसे थोड़ी कि बैठा हुआ है, कुछ काम करेगा। तो उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक, बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वॉइसरॉय की, उसके अंदर भारतीयों को जगह मिली। ठीक है, ये पूछा जाए कभी अगर जो कि भारतीयों को पहली बार वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कब जगह मिली, वो मिली थी 1861 के अंदर। बट यहाँ पर क्या थे, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। ठीक है, मतलब एक मेंबर तो बना दिया, बट ठीक है, आप जाओ चुपचाप बैठो, देखो क्या हो रहा है, आपको कुछ करना नहीं, ना डिबेट पे पार्टिसिपेशन, ना वोटिंग राइट, कुछ नहीं, बस खाली ऐसा होता ना एज अ दर्शक आप जाके वहां पर बैठ जाओ, तो एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर आपको ऐसा बनाया गया। बट ठीक है, पार्टिसिपेशन शुरू हुआ। यहाँ पर कौन कौन लोग बने, ये नाम इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे डायरेक्टली वन मार्क, आई मीन वन लाइनर क्वेश्चन में, या फिर आप कह लीजिए कि जो स्टेटमेंट फॉर्मेट है, या
आपके जो वनडे एग्जाम से उसमें जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन लोग शामिल हुए यहाँ पर। तो महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव, ये 3 लोग जो है, लॉर्ड कैनिंग, भाई लॉर्ड कैनिंग ही था ना यहाँ पर 58 में बना था वॉइसरॉय, उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ऐड किए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें कहा गया है कि वॉइसरॉय जो है यहाँ पर, वॉइसरॉय देखिए, वॉइसरॉय के पास एक तो वीटो पावर तो थी यहाँ पर, एब्सोल्यूट वीटो पावर है ना, ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए, बट साथ में यहाँ पर कुछ और पावर्स दी गई हैं वॉइसरॉय को कि वो अपने रूल्स, मतलब रूल्स और ऑर्डर्स बना सके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। मतलब देखिए, वॉइसरॉय को ये अधिकार मिला है कि जैसी ज़रूरत हो, मतलब जैसे सर्कमस्टांसेस हैं, जैसी कंडीशंस हैं, उसको देखते हुए वो अपना रूल रेगुलेशन कुछ कुछ बना सकता है, एरिया के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, लॉर्ड कैनिंग। भाई लॉर्ड कैनिंग में वॉइसरॉय चल रहा है ना भाई, 1858 के अंदर पहला वॉइसरॉय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग, वही कंटिन्यू कर रहा है अभी तक 61 में भी। तो लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया, जिसने फाउंडेशन रखी कैबिनेट सिस्टम भारत के अंदर। अब देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम में कि आप जैसे आज की डेट में हम बात करें, हमारे देश के अंदर क्या है, सर्वोपरि क्या है आपके, अगर जो हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो वहाँ पर सबसे ऊपर है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बाद आते हैं फिर आपके होम मिनिस्टर्स हैं, आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपके रेलवे मिनिस्टर हैं, हाईवे मिनिस्टर, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनका पोर्टफोलियो बना सबका कि भाई प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उनके पास, या होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो उनका जो वर्क प्रोफाइल है कि भाई उनको किन किन क्षेत्रों में काम करना है, डेवलपमेंट करने हैं, या जो भी चल रहा है उसको देख रेख करनी है। ठीक है, तो वो एक होता है ना वर्किंग प्रोफाइल, वो बनाया गया। और जो भारत के अंदर जो कैबिनेट सिस्टम है ना, कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है ना, ये सभी लोग जो हम बात कर रहे हैं ना, जितने भी मिनिस्टर्स की हमने बात करी यहाँ पर, जो होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ये सभी लोग क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है। तो इस कैबिनेट सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी वो पोर्टफोलियो सिस्टम से हुई थी 1861 में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। देखिए मैं वीडियो के अंदर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ ताकि एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़ सकें, सुन सकें। ठीक है, क्योंकि देखिए पूरी कहानी बताने में क्या होता है ना, टाइम वेस्ट भी होता है और आपको चीज़ें भी मिस हो जाती हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लॉ मेंबर एक ऐड किया जाता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल भी बोल रहे हैं हम या फिर वॉइस रॉय बोल रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि शुरुआती टर्म होता है ना, जैसे आपका न्यू ईयर चालू होता है, जब आपका जैसे अभी 2022 चालू हुआ है। ठीक है, जब 2022 शुरू हुआ था जनवरी के टाइम पे, तो 1, 2, 3 जनवरी का जो टाइम था ना, वो 1, 2 जनवरी में जब हम डेट लिखते हैं स्टार्टिंग मंथ में, तो वहाँ क्या हो लगता है, हमारा हैबिट हुई होती है ना कि 2021 लिखने की, तो वो जनवरी का नेक्स्ट मंथ भी आ गया तो भी हमारा वो 21 ही रहता है। कई बार मिस्टेक्स होती है ना, तो बस वही चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, लॉ मेंबर भी ऐड हुआ, टू मच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की। हमने बात कर ली 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट की। अब हमारा आता है 1892 का। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक दो पॉइंट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, ये इस एक्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, या आप कह लीजिए वॉइसरॉय की जो काउंसिल है बेसिकली, इसके अंदर कुछ नए मेंबर्स को, मतलब कुछ और लोगों को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड किया गया। और इस ऑफिशियल मेंबर्स में मेजोरिटी जो है वो मेंटेन रखी गई। इसमें मतलब 2/5 जो है न्यू मेंबर्स को अपॉइंट किया गया। जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से जो 2/5 मेंबर्स होंगे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जोड़े गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो फंक्शन है काउंसिल ऑफ गवर्नर की, वो क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। मतलब उसके जो गवर्नर की काउंसिल है, उसमें गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके जो काम है उसमें इंक्रीमेंट किया गया। मतलब उसको एडिशनल वर्क्स प्रोवाइड किए गए कि भाई आपको ये वाला भी काम करना है, वो वाला भी काम करना है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर साथ में ये तो चीज़ हो गई एक, साथ में जो सेकंड लाइन लिखी हुई है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव बट नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है
कि जो भारतीय लोग थे ना, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड हुए थे, देखिए यहाँ पर हमने 2/5 तो कर दिया, उनकी संख्या तो बढ़ा दी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, बट जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर अब अधिकार मिल रहा है थोड़ा सा। देखिए वहाँ पहले क्या हो रहा था, पिछले वाले एक्ट में हमने देखा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स तो डाले, बट वहाँ पर क्या है, चुपचाप जाके बैठ के आप देख रहे हो, ठीक है, आप ना बोल सकते हो ना कुछ कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या हुआ कि आप जो बजट होगा, बजट सेशन जब चलेगा तो वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो एग्जीक्यूशन के रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं। बट यहाँ पर आप वोट डालने का अधिकार नहीं था यहाँ पे, ठीक है, वोटिंग राइट्स आपको नहीं दिए गए हैं, बट यू कैन आस्क द क्वेश्चन। देखिए धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें मिलती जा रही हैं, ठीक है यहाँ पे। और इसके अंदर जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात तो हो रही है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन तो चल रहा है कि मतलब देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है कि भाई आपने किसी को नॉमिनेट कर लिया, भाई ठीक है भाई, मैं अगर जो किंग हूँ मैं कहता हूँ कि भाई फलाना व्यक्ति को वहाँ से ले आओ, वहाँ से उसको ले आओ, वहाँ से उसको ले आओ, मतलब अलग अलग प्रिंसली स्टेट से कुछ राजाओं को, कुछ राजकुमारों को उठा के अपने कैबिनेट में डाल लो, तो मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, चुनाव तो कर लिया बट डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि जो कॉमन पीपल है उनका रिप्रेजेंटेशन या उनका जो भागीदारी है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया गया इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, बट इलेक्शन वर्ड जो है वो कहीं भी यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बट ये सेकेंड लाइन जो है वो बजट में डिस्कशन करने की बात जो है वो यहाँ पर कही गई थी 1892 के एक्ट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल नहीं बोलना, इससे क्वेश्चन अक्सर आता है इस वाली लाइन से। अगर जो इस एक्ट से क्वेश्चन आएगा तो यही वाली लाइन उठा के देगा वो आपको। चलिए फिर अब हम आते हैं हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या फिर इसे कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब यहाँ पर जो मॉर्ले व्यक्ति हैं भाई साहब, ये कौन है, एसओएस है हमारे, मॉर्ले हैं हमारे एसओएस, मतलब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, मतलब ये कौन है आपके, ये वही व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट मेंबर हैं, जो भारत भेजे गए हैं भारत का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, मॉर्ले। और मिंटो कौन है, मिंटो यहाँ पर है वॉइस रॉय, ठीक है, जो लिंक का काम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है। देखिए दो लोग इन्वॉल्व हो गए यहाँ पर, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है कि द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सेंटर में और प्रोविंसेस पे वो इंक्रीज कर दिया जाता है थोड़ा सा, मतलब जो दो लोग आ गए ना, तो दोनों लोगों की भाई अलग अलग क्षेत्र होगा और कुछ काम करेंगे, तो वहाँ पर जो मेंबर्स होंगे जो उनको असिस्ट करेंगे उनकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें नंबर ऑफ पीपल्स की जो इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है 16 से 60। गवर्नर जनरल काउंसिल मतलब हम बात कर रहे हैं वॉइस रॉय की काउंसिल के अंदर, तो वहाँ पर जो 16 मेंबर हुआ करते थे उसे बढ़ाकर 60 कर दिया गया। नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, पूछा नहीं जाता है आमतौर पे जनरली ये सब चीज़ें, बट ठीक है आपको पता होना चाहिए। But Central Legislative Council retains the official majority and the provincial council were allotted to keep the non-official majority। ठीक है, not too much important, ठीक है, इतना बस इंक्रीज किया गया था, बस ये इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इस पैराग्राफ के अंदर। इस पैराग्राफ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी ये वाली, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है। अब भारतीय जो आपका पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, उसके अंदर जो सेपरेट इलेक्टेड, मतलब देखिए अभी तक हम बात कर रहे हैं ना इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई, सेपरेट इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, मतलब इस कम्युनिटी के लोग जो हैं बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पर टारगेट किया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेंगे और किसी को वोट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर डाली गई, मतलब बेसिकली जो कोई कॉन्सेप्ट था ना ब्रिटिशर्स का, फुट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर आपको डायरेक्टली देखने को मिल रहा है कि भाई भारत क्या है, यूनाइट हो। देखिए छुटपुट यहाँ पर भी 1909 के टाइम पर भी थोड़े थोड़े विद्रोह हो रहे हैं कि भाई हम परेशान हैं आपसे, पीक नहीं चल रहा है, बट हाँ थोड़े थोड़े कुछ कुछ देखिए 1857 के बाद ना कुछ कुछ छुटपुट घटनाएं आपको देखने को हमेशा मिली हैं, इस टाइम पर भी चल रही हैं, बट यहाँ पर क्या ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि भाई इनको एक साथ रखेंगे तो गड़बड़ होगी, इनको अलग कर दो, सेपरेट कर दो, तो उसी को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोल सिस्टम डाला गया सेपरेट वाला। तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है और पूछा जाएगा भविष्य में भी, कि जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम है मुस्लिम्स के लिए वो कब डाला गया, 1909 के पार्लियामेंट और रिफॉर्म के तहत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सेपरेट इलेक्शन की तो बात कर दी, इलेक्शन भी यहाँ पर हुए भारत के अंदर पहली बार, भाई 1909 के अंदर जो पहली बार इलेक्शन हुए, इंडियंस को अलाउ किया गया कि भाई जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वॉइस रॉय की, वहाँ पर वो लोग मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब जो काउंसिल के मिनिस्टर, देखिए पहले क्या होता था नॉमिनेशन हो रहा था, अब यहाँ पर क्या इलेक्शन होगा भाई,
कोई व्यक्ति है, कोई धनी व्यक्ति है, ज़मींदार व्यक्ति है, तो वो चाहता है कि भाई जो वायसरॉय की काउंसिल है या गवर्नर जनरल की काउंसिल आप जिसे कह रहे हैं, उसके अंदर वो बैठे, तो वो अपने नॉमिनेट करा सकता है और फिर उसके अंदर इलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। बट इलेक्शन कॉमन, उस इलेक्शन के अंदर ना कॉमन पीपल इन्वॉल्व नहीं थे, वहाँ पर जो रिच पर्सनस थे बेसिकली या ब्रिटिशर्स थे, वही लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। ठीक, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ये सेकंड पॉइंट है इस पर्टिकुलर एक्ट का इम्पॉर्टेंट। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, एसपी सिन्हा आप इन्हें शॉर्ट में कह सकते हैं, या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये पहले भारतीय बने वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर। ठीक है, वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, देखिए अभी हमने जो पहले बात कही थी ना, महाराजा ऑफ बनारस, पटियाला, राजा ऑफ पटियाला, और जो सर दिनकर राव थे, सर दिनकर राव जो थे, तो ये लोग जो थे वो क्या थे, वो मतलब इलेक्ट होकर नहीं आए थे, वो ये सभी लोग क्या थे, नॉमिनेटेड थे, मतलब चुन लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्शन के थ्रू आए, जो पहले मेंबर चुने गए वॉइस रॉय, वो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, ये है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। ठीक है, जो एक्चुअल में काम करती है वो है आपका कानून बनाने वाली, और यह है काम करने वाली। तो वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर जो पहले मेंबर बने वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन डे एग्जाम्स में, जो आपका ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी के एग्जाम्स होते हैं, उसमें अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। काउंसिल्स को ये राइट था डिस्कस करें वो किसी भी मैटर पर, कोई रिजोल्यूशन भी मूव कर सकते हैं, बजट पर क्वेश्चंस कर सकते हैं, और यहाँ पर भी उनको वोटिंग राइट नहीं दिए गए। ठीक है, मतलब वही चीज़ें जो हमने बात करी। ठीक है, तो जो डिस्कशन बजट पर डिस्कशन है, क्वेश्चन पूछना है, सप्लीमेंट्री, देखिए अब देखिए जो हमने पिछला वाला एक बात की थी ना, इसके अंदर क्या था, क्वेश्चन कर सकते थे, बजट पे डिस्कशन कर सकते थे, बट वहाँ पर क्या था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। यहाँ पर क्या हुआ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। थोड़ी सी चेंजेस आपको देखने को मिल रही है। 1982 का जो एक्ट था उसके अंदर, बेसिकली इंडियन काउंसिल एक्ट 1982, उसके अंदर ये कहा गया कि भाई आप बजट पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो टू द एग्जीक्यूटिव के साथ में, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। यहाँ पर अलाउ किया गया कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो बजट के डिस्कशन करने के दौरान में। ठीक है, बट यहाँ पर भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया कि भाई बजट पास करना है, मतलब या कोई रेजोल्यूशन या कोई लॉ पास करना है, तो उसके लिए जो वोटिंग होगी वहाँ पर भी आप, यहाँ पर आप स्टिल यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव द वोट। ओके, यहाँ पर बात हुई कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ और ज़मींदार, जो बड़े बड़े लोग थे ना, उनके लिए एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पर कही गई। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो हमने डिस्कस कर ली। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू कौन है भैया, यहाँ पर मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो मॉन्टेग्यू हैं आपके, वो हैं आपके SOS, दैट इज आपके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, क्लेम्सफोर्ड है आपके वॉइस रॉय। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इस जो आपका 1919 का जो एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इसके अंदर होता है कि जो डायरकी है वो इंट्रोड्यूस की गई है कहाँ पर, प्रोविंशियल लेवल पर, जो प्रांतीय लेवल है वहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस की गई डायरकी, मतलब दुशासन, रूल ऑफ द टू, दैट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिलर का और मिनिस्टर्स का। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस है वो अकाउंटेबल है टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट फॉर द ट्रांसफर सब्जेक्ट बट नॉट फॉर द रिजर्व सब्जेक्ट। अब देखिए जो गवर्नमेंट है, देखिए दो तरीके की गवर्नमेंट बनाई गई, एक होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिलर की जो गवर्नमेंट बनेगी, मतलब एक बनी, और एक मिनिस्टर की बनी। तो यहाँ पर जो आपकी प्रोविंसेस के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है फॉर द स्टेट, वो ट्रांसफर सब्जेक्ट पर तो बात कर सकती है, बट जो रिजर्व सब्जेक्ट है, मतलब रिजर्व सब्जेक्ट जैसे सेना का है, सेना की बात है, आर्मी वगैरह की बात, तो वो उस पर बात नहीं कर सकती। उसके लिए तो भाई सिंपल है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही एप्लीकेबल है, वही वो लोग इस पर देख सकते हैं। ठीक है, ऑल द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड द स्टेट, मतलब जितने भी फंक्शंस थे ना, व्यापार से रिलेटेड और छोटे छोटे रूल्स से रिलेटेड, ठीक है, टैक्सेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पर डिवाइड देखने को मिलती हैं। और प्रोविंसेस जो है गिव मोर ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली, मतलब उनको ज़्यादा एक स्वायत्ता दी गई, भाई ज़्यादा अधिकार दिए गए कि वो कुछ कुछ अपने छोटे छोटे रूल्स भी बना सकते हैं, और दे कुड लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द प्रोविंसेस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
बाई कैमरल लेजिस्लेशन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन के मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं अपर हाउस और लोअर हाउस की। जैसे आपका अपर हाउस हमारा राज्यसभा होता है, लोअर हाउस हमारा विधानसभा सॉरी लोकसभा होता है, या अगर जो हम इन टर्म्स ऑफ स्टेट की बात करें तो स्टेट में आपका विधान परिषद और विधान सभा, ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर बात करी गई बाई कैमरल लेजिस्लेशन सिस्टम की। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक और चीज़ होती है कि जो 6 मेंबर थे वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, उन 6 में से 3 मेंबर जो होंगे वो कौन होंगे, भारतीय होंगे। अब उन भारतीयों में से मतलब एक्सेप्शन रखी गई है, कमांडर ऑफ चीफ जो होगा, मतलब जो हेड होगा वो आपका भारतीय नहीं होगा, बाकी जो 3 मेंबर्स हैं वो भारतीय होंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन की बात करी गई है भारत के अंदर। 1919 के अंदर जो एक्ट था उसके अंदर पहली बार आपका जो डायरेक्ट इलेक्शन है जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, आम जनता का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसकी बात यहाँ पर कही गई है। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए अभी हमने पिछले एक्ट की बात करी थी 1909 के अंदर, वहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी फॉर द मुस्लिम। बट यहाँ पर देखिए मुस्लिम के साथ तो है ही सेपरेट इलेक्टोरेट, बट यहाँ पर सिख, क्रिश्चियन, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस इन सभी के साथ में, मतलब जितनी जितनी कम्युनिटीज थी ना सबको सेपरेट आउट करना चालू कर दिया इन लोगों ने, कि भाई कह दिया कि भाई इस कम्युनिटी के लोग हैं तो इसका इनकी तरफ से जो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव होगा तो क्रिश्चियन लोग उसी को वोट करेंगे, वो मुस्लिम को या हिंदू को किसी को वोट नहीं करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये एक्ट प्रोवाइड करता है इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, ऑफिशियल एंड नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जो बेसिकली काउंसिल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर लिमिटेड फ्रेंचाइजी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है भारत के अंदर फर्स्ट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड टैक्सेस के बेसिस पे, ठीक है। मतलब ये हो गया कि भाई लिमिटेड फ्रेंचाइजी मतलब किसी ज़मींदार को भाई कोई एरिया दे दिया गया, ठीक है, कि भाई ये एरिया आप तुम्हारा, हमको इतना पैसा दो और यहाँ से जितना कर वसूल कर सकते हो करो। तो इस टाइप की जो सिस्टम है ना, मतलब ये चीज़ें आपको एक फ्रेंचाइजी वाला सिस्टम यहाँ पर शुरू किया गया आपको। और इसी एक्ट के दौरान एक और चीज़ होती है, ये एक्ट प्रोवाइड करता है आपका सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1926 के अंदर। इसी एक्ट में बात कही गई कि भाई हमें एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का कंडक्ट बनाना चाहिए, जो बनेगा, जो कि भारत के अंदर जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं, बेसिकली जो IAS PCS वाले लोग हैं, जिनका चयन करेगा बेसिकली, ठीक है, जिसे आज की डेट में आप UPSC कहते हैं। ये उसी टाइम पर था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात जो है बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ था 1926 के अंदर। और 1919 के एक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें इसके बारे में बात कही गई थी, ठीक है। तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये था हमारा 1919 का